अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है? इफ़ यस देन हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब ये क्लासेस स्टार्ट की थी डीप लर्निंग की, तो हमने सिंपल परसेप्ट्रॉन करके स्टार्ट किया था। फिर हमने एएनएन्स देखे, फिर एएनएन्स की वर्किंग देखी, देन हम सीएनएन्स वगैरह देखे और हमने ये भी देखा हमें इमेज डाटा के लिए क्यों सीएनएन की ज़रूरत पड़ी थी और सीएनएन ने कैसे बेहतर परफॉर्मेंस हमें दिखाई थी एएनएन की निस्बत। तो अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है आरएनएन, उसको हम कहते हैं। आरएनएन की जो फुल फॉर्म है वो होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बेसिकली। तो क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है जी, कि हमारे पास एक टाइप है डीप लर्निंग मॉडल की जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है या प्रोसेस करने के लिए, सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो है सीक्वेंशियल डाटा है क्या? तो उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वहाँ पे आपको क्लियरली मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो है सीक्वेंशियल डाटा क्या होता है और नॉन सीक्वेंशियल डाटा क्या होता है। जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास जो है जो एएनएन्स थे वो टेबुलर डाटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जो हमारे पास कह लें कि सीरियल्स थे वो इमेज डाटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर हम बात करें सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल डाटा की, तो इसमें हमारे पास सीक्वेंशियल के नाम से आपको थोड़ा ज़हन में आ रहा होगा कि इसमें डेफिनेटली किस कोई सीक्वेंस होगा और जो नॉन सीक्वेंशियल होगा वो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा या सीक्वेंस मैटर नहीं करता होगा। तो इसकी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास। अच्छा, पहले ना नॉन सीक्वेंस डाटा की बात कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक टास्क किया था मशीन लर्निंग में ना, या डीप लर्निंग में भी हमने किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम ना हाउस की ना प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसमें लेट्स से हमारे पास जो इनपुट फीचर्स होते थे वो क्या होते थे, नंबर ऑफ रूम्स होंगे लेट्स से, जैसे नंबर ऑफ रूम, उसको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर ऐसे रिप्रेजेंट करूँ। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट फीचर था वो था कि टोटल एरिया कितना है ना उसका, उसको मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। देन हमारे पास था कि जो हमारे पास घर है उसका गैराज है या नहीं है, उसको यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 3 लेट से हमारे पास इनपुट फीचर्स थे और फाइनली हमारे पास एक आउटपुट था जिसमें हमने प्राइस प्रेडिक्ट करनी होती थी ना, कि इस ऐसे घर की क्या प्राइस होगी। अब आप खुद देखें कि हमारे पास जब एक न्यूरल नेटवर्क है लेट से हमारे पास, और उसमें से हम जब उस न्यूरल नेटवर्क को जब हम ये चारों इनपुट्स देंगे तो हमारे पास तब मतलब है कि इस तरह का आंसर आएगा या कैसे वो इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो हमने 3 इनपुट्स दे दी इसको ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स दे दिए, फिर एरिया दे दिया और फिर गैराज उसको बताया कि है या नहीं है, और फाइनली इसने हमारे पास कह लेंगे आउटपुट हमें जनरेट करके दे दी। तो ये हमारे पास इनपुट 1 हो गई, इनपुट 2 आ गई और इनपुट 3। अगर आपको याद होगा कि हमने कहा था ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये ऐसे यूँ मुकम्मल आर्किटेक्चर होगा आपके पास। सिमिलरली ये दिस वन के लिए। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्राइस ना प्रेडिक्ट होके आ रही होती है। तो अब आप इसमें देखें कि हमारे पास क्या, अगर मैं इनकी जो इनपुट की शेप है या इनपुट का जो ऑर्डर है, लेट्स से मैं सेकंड इनपुट इधर ले आऊँ, थर्ड इनपुट इधर कर दूँ, वन इधर कर दूँ, तो क्या इससे कोई हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्ट पड़ेगा? कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि हमारे पास एरिया पहले आ जाए, पता लग जाए, हमें नंबर ऑफ रूम बाद में पता लगे, या गैराज है या नहीं पहले पता लगे या बाद में पता लगे, है तो तीनों एट अ टाइम
हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर जा रहे हैं ना, मतलब उसमें से पास हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास सीक्वेंस चेंज करने से जब आउटपुट पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि ऐसा डाटा जो है वो नॉन सीक्वेंशियल डाटा है, कि जिसके सीक्वेंस चेंज करने से हमारे पास एज़ सच कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता। अब अगर हम मतलब ऑर्डर चेंज किया, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अगर हमारे पास जो सीक्वेंस डाटा है, तो उसकी जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, वो हमारे पास है टेक्स्ट डाटा ना। टेक्स्ट डाटा की क्यों एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं भला? अगर हम देखें, तो मिसाल के तौर पे अगर हम इधर लिख देते हैं, जैसे हेलो, माय नेम इज़ अली। तो अब अगर आप देखें, तो हमारे पास क्या होता है इसमें ना, हमारे पास अगर हम इस केस में ऑर्डर चेंज करते हैं, तो ये ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँ कि नैम पहले लिख दूँ, नैम को अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे ले आऊँ इधर, तो नैम, हेलो, माई इज़ अली, तो क्या ये कोई उस तरह से मीनिंगफुल वे में तो बात नहीं डिलीवर करेगा ना। तो टेक्स्ट डाटा हमारे पास जो होता है, सिक्वेंशियल डाटा की एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास जो एक और डाटा होता है, जो सिक्वेंशियल डाटा में आता है, वो होता है टाइम सीरीज़ ना। टाइम सीरीज़ डाटा क्यों आता है भला? जैसे लेट्स से अगर आपके पास ये स्टॉक की एक हमने प्राइस देख रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि एक हमने पॉइंट ए पे देखी, यानी जिसको हम यहाँ पे ईज़ी ईज़ीनेस के लिए मैं इस तरह से करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ना 2001 में उसकी वैल्यू थी, फिर 2002 में कोई वैल्यू थी, फिर 2003 में उसकी कोई स्टॉक की वैल्यू थी, और ऐसे यूँ स्टॉक की प्राइस जा रही थी। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें टाइम स्टैम्प्स की ज़रूरत है, और हम ट इस तरह नहीं कर सकते कि हम 2003 का डाटा जो है वो उसको पहले भेज दें, और 2001 का जो डाटा वो बाद में भेज दें। क्योंकि यहाँ पे 2001 में जो डिसीजंस लिए, उसकी वजह से जो कह लें कि प्राइस में अगले साल कंपनी तरक्की करती है, या उसकी जो स्टॉक्स है ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पे भी सीक्वेंस को ये करना पड़ता है, मैटर करता है। और यहाँ पे भी अगर हम पास्ट में जो स्टॉक्स की वैल्यू थी, उसी की बेस पे फ्यूचर की वैल्यू डिटेक्ट हो रही है। लिहाजा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो सीक्वेंशियल डाटा की एक और एग्जांपल है, वो स्पीच है, कि जब हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली वेव्स बनती हैं। तो अब हमने जो बात पहले बोली है, उसके अकॉर्डिंग जो वेव बनेगी। अब हम इस तरह करते हैं, वेव में जो लेट्स से जो 500 सेकंड में जो वेव बनी है, उसको हम उठा के पहले नंबर पे कर दें, क्योंकि वो वहाँ से भी उसका कहने के जो मीनिंग होगा, या जो मीनिंग डिलीवर हो रहा था, वो चेंज हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा सीक्वेंशियल डाटा के और नॉन सीक्वेंशियल डाटा में जो डिफरेंस है। अच्छा, अब जो हमारे पास जिस तरह, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जो सीक्वेंशियल डाटा की तरफ बार-बार जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जिस तरह से सीएनएन्स थे, वो इमेज डाटा के ऊपर अच्छा परफ़ॉर्म करते थे। आरएनएन जो होंगे, वो बेसिकली सीक्वेंशियल डाटा के ऊपर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। और जो टेबुलर डाटा होता है, जिस तरह ये हमने हाउस प्रेडिक्शन, प्राइस पे हाउस की जो प्राइस प्रेडिक्शन की है, उसमें हमने जो देखा नंबर ऑफ रूम्स वगैरह, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डाटा है, और इसका सीक्वेंस चेंज करने से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सिंपल एएनएन्स भी इस पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, कि चलें ठीक है, हमने मान लिया कि सीक्वेंशियल डाटा है, और सीक्वेंशियल डाटा की हमें समझ भी आ गई, और नॉन सीक्वेंशियल डाटा की। लेकिन स्टिल हमारे पास एएनएन मौजूद तो है ना, तो फिर हमें क्या वजह ऐसी बनी कि हमें एएनएन की जगह आरएनएन की ज़रूरत आ गई? और होप सो आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा था। कि मैंने ये कहा आपको कि हमारे पास आखिर आरएनएन की ज़रूरत आई ही क्यों, या वाई हम क्यों आरएनएन को यूज़ करें, जब हमारे पास ऑलरेडी एएनएन्स मौजूद हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स का सहारा लेते हैं, ताकि आपको इन डेप्थ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, 1 मिनट मुझे ये क्लियर करने दें। अच्छा, इसमें ना हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारे पास जैसे ना, ये इनपुट की साइड है, और यहाँ पे हमारे पास ना आउटपुट की साइड है। अच्छा, मेरे पास जो पहली इनपुट है ना, उसमें कहते हैं जैसे कि मैंने जो ली थी टेक्स्ट की, हेलो माय नेम इज़ अली। अच्छा, इसी तरह ना एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें मैं कह देता हूँ कि आई लव पाइथन।
फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं स्पेन वॉन द वर्ल्ड कप ना। तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। सही हो गया। अब इसमें जो कहने के हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ थी, वो कहते हैं आउटपुट में, जैसे लेट्स से इधर 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 0 लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमने, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर है, वो हमारे पास टेक्स्ट को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स की फॉर्म में भी। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना हमारे पास वो जो टेक्निक्स होती हैं, अ, उनमें से जो सबसे जो ईज़ीएस्ट है वही हम देखते हैं। उसमें हमारे पास कह लें कि वन हॉट एन्कोडिंग होती है जैसे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ना इन एग्ज़ाम्पल्स में कितने यूनिक वर्ड्स हैं। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमारे पास 5 यूनिक वर्ड्स थे, और जो ये है इसमें हमारे पास 3 यूनिक वर्ड्स हैं, और जो ये है इसमें हमारे पास 4 यूनिक वर्ड्स हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 5 + 3 8 और 8 + 4 12, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 12 यूनिक वर्ड्स आ गए हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका वेक्टर बनाते हैं वन हॉट एन्कोडिंग में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हेलो के लिए वेक्टर बनाऊँ, तो हमारे पास क्या होगा, मैं फर्स्ट को हाई कर देता हूँ 1, और बाकी मैं सारे मैं क्या कर दूँगा 0 कर दूँ, और ये 0 इसी तरह चलते रहेंगे कब तक, जब तक ये जो हमारे पास वेक्टर है इसका साइज़ क्या होगा टोटल 12, यानी कि यहाँ पे 12 पॉइंट्स होंगे टोटल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं माई के लिए लेट्स से यहाँ पे वेक्टर बनाता हूँ, तो उसमें अब हमारे पास क्या आएगा कि जो सेकंड इंस्टांस होगा उसको मैं हाई कर देता हूँ, बाकी सारे 0 ही रहेंगे। तो इस तरह ये चलते-चलते ये भी इसकी जो टोटल वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएंगी 12। तो यानी कि इस तरह हमारे पास हर जो वर्ड है, नेम है, जैसे उसके लिए फिर तीसरे नंबर वाला 1 जो होगा वो हाई हो जाएगा, बाकी सारे 0-0 रह जाएँगे। इस तरह इसके लिए फोर्थ नंबर पे 1 आ जाएगा और बाकी सारे 0-0 आ जाएँगे। तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया है किस तरह हम इसको वेक्टर में चेंज करते हैं। अब जब हमने एएनएन बनाना है टेक्स्ट क्लासिफ़ाई करने के लिए, तो उसमें उसी तरह हमारे पास अ, जिस तरह हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो या न्यूरॉन्स सॉरी यहाँ पे मौजूद है, और हमने आगे मैं मज़ीद नहीं बना रहा न्यूरॉन्स समझाने के लिए, सिर्फ मैं एक ही कहने के लेयर ले रही है डेंस लेयर बताने के लिए आपको। तो अब होगा क्या हमारे पास, कि हमारे पास क्या होगा कि अगर जब हमारे पास ये फर्स्ट इनपुट जाती है ना, तो अब इसमें क्योंकि 5 यूनिक वर्ड्स यानी कि 5 वेक्टर्स हमारे पास ना यहाँ पे इस लेयर के साथ एज़ अ इनपुट जाएँगे। तो हेलो के लिए एक हमारे पास क्या है ना वेक्टर V1 चला जाएगा, फिर हमारे पास माई के लिए एक वी वेक्टर V2 चला जाएगा, फिर V3 वेक्टर चला जाएगा। इस तरह हमारे पास क्योंकि टोटल ये 5 है, तो हमारे पास ये 5 वेक्टर्स होंगे जो इसके साथ जाके न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो जाएँगे। तो टोटल अब क्योंकि हर वेक्टर की जो वैल्यू है आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हर वेक्टर वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये टोटल 5 है, तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं कितनी आ गई हैं 60, और यहाँ पे कितने हैं 4, और 60 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 240 वेट्स हो जाएँगे। ठीक हो गया? कितने वेट्स हो जाएँगे 240। अब अगर हम देखें तो जो इनपुट का साइज़ था इसमें हमारे पास ये फर्स्ट जब हमने लाइन भेजी है तो वो कितना बन गया था हमारे पास 60 बन गया था। ये इनपुट का साइज़ फर्स्ट के लिए। अगर हम सेकंड के लिए इनपुट का साइज़ देखें, तो वो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 3 है और हर जो वर्ड है वो 12 का है, उसमें वेक्टर है, पॉइंट्स है जो, तो हमारे पास 12 3 यानी कि 36 साइज़ बन जाएगा ना इसका इनपुट का। इसी तरह इसमें 4 वर्ड्स हैं, तो ये इसका साइज़ क्या बन जाएगा 48। तो हमारे पास जो पहला मसला आता है एएनएन्स के लिए, वो यही इनपुट का मसला होता है कि हमारे पास टेक्स्ट में हमें नहीं पता होता कि हाँ, उसका साइज़ क्या होगा। अब कोई जो लाइन है या कोई सेंटेंस है, उसके जैसे इनपुट का साइज़ 60 है, नेक्स्ट जो लाइन थी हमारे पास उसका इनपुट साइज़ क्या है 36 है। लेकिन जो एएनएन्स होते हैं वो तो फिक्स्ड साइज़ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाज़ा हमारे पास यहीं पे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। देन इसका किसी हद तक लोगों ने ना कहने के सॉल्यूशन भी ढूँढा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। एएनएन्स ये मतलब है कि उसको हमने वैल्यूज़ देनी है। तो उसके लिए उन्होंने इसका हल क्या निकाला कि लेट्स से उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैं, उनमें से हम सबसे बड़ी लाइन देखें और उतने यूनिक वेक्टर्स हम उसको देंगे और बाकी हम वो ज़ीरो पैटर्न के थ्रू ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम आई लव पाइथन के लिए बनाता हूँ, तो अब इसके हमारे पास ना यहाँ पे 3 वेक्टर जाएँगे। जिस तरह ये आगे 5 वेक्टर्स थे ना फर्स्ट वन के लिए, यहाँ पे अब हमारे पास कितने वेक्टर जाएँगे? 3 वेक्टर्स जाएँगे।
अब क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम जो इनपुट वाली साइज़ है वो 5 वाला था, तो हमने कहा कि नहीं हमारा फिक्स साइज़ हो गया 5, तो बाकी जितने हमारे पास कम होंगे 2 कम होंगे, तो उसको हम यहाँ पे मैं क्या लेके ब्लू से कलर से रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ। तो वो हमारे पास जो है हम क्या करेंगे ज़ीरो पैडिंग के थ्रू वेक्टर का साइज़ मतलब या इनपुट का साइज़ इक्वल रखने के लिए 2 हमने मज़ीद वेक्टर्स ऐड कर दिए, लेकिन उनकी सब की जो वैल्यूज़ होंगी ना इसके अंदर, वो 0 होंगी, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो पैडिंग ना, लेकिन ये भी कहने के प्रॉपर उस तरह हल तो नहीं है ना, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। इसकी मिसाल में हम इस तरह से देते हैं कि लेट्स से अगर अभी जो हमारे पास ये 3 लाइन्स थी, इनमें जो यूनिक वर्ड्स थे वो थे 12 टोटल ना। तो अब अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डाटा है, उसमें अगर 10 के वर्ड्स यूनिक है और उसमें जो हमारे पास कहने के हिसाब से जो लेंथी जो लाइन थी या उसका जो साइज़ था वो 100 था। तो अब हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे अब हमें ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक लाइन आती है बीच में 3 लाइनों वाली जिस आई लव पाइथन है, तो 12 थ्रीज़ आर उसके जब अगर वेक्टर्स बनते हैं या 100 के हिसाब से फिर उसके वेक्टर्स बनेंगे क्योंकि उसमें यूनिक वर्ड्स सॉरी 10,000 के हिसाब से उसके यूनिक वर्ड्स बनेंगे। यानी कि एक वेक्टर में अब 10,000 वो होंगे। जिस तरह हमारे पास एक वेक्टर में इधर 12 पॉइंट्स है ना, तो इस तरह उधर एक वेक्टर में 10,000 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि कोई एक वैल्यू उसमें हाई होगी और बाकी सारी 0 और उसके बाद यहाँ पे 3 और ये होगी। तो ये टोटल जब सारे मल्टीप्लाई होंगे तो कितने ज़्यादा वेट्स बन जाएँगे लाइक 10 लाख करोड़ तक भी ये वेट्स जा सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है और कंप्यूटेशन हमें एक्स्ट्रा ये करनी पड़ेगी। सिमिलरली लेट्स से अब अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर ये हम कर ही लेते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कर भी लेते हैं, टाइम हमने ले भी दिया। प्रिडिक्शन पे अब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें जो साइज़ है उसका वो 200 वर्ड्स का हो, तो अब हमने तो मैक्सिमम ट्रेन ही उसको कितने में कराया था, 100 वर्ड्स के ऊपर कराया या 100 यूनिक पे कराया या इस तरह से। तो या जिसकी जो लेंथ थी इनपुट के साइज़ की वो सबसे ज़्यादा हमने 100 रखी हुई थी। तो 200 इनपुट साइज़ वाला अगर कोई आ जाए, टेक्स्ट आ जाए या लाइन आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में फिर वो प्रिडिक्शन तो हमें उस तरह से नहीं मिलेगी। तो लिहाज़ा ये जो हमारे पास कह लें कि ऑप्शन था ये भी क्या हो गया? फ़ेल हो गया। होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। यही कह लें कि कुछ वजूहात थे जिनकी वज़ह से जो रिसर्चर्स थे हमारे पास अ, उन्होंने सोचा कि नहीं हमारे पास ना कोई न्यू आर्किटेक्चर होना चाहिए और जो सीक्वेंशियल डाटा को समझे, तभी हमारे पास आरएनएन की बुनियाद होगी। ख़ैर जो मेनली फिर इसका मतलब है अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो जो मेनली जो हमारे पास कह लें 2 रीज़न्स बनी फिर जिसकी वज़ह से हमारे पास कह लें कि आरएनएन को हमने यूज़ किया, वो एक था इनपुट साइज़ वेरी और दूसरा सीक्वेंस कंटेन सम मीनिंग। तो इनपुट साइज़ वेरी तो आपने अभी देखा कि किस तरह इनपुट्स के साइज़ के चेंज होने की वज़ह से कितनी मुश्किलात आ रही थी एएनएन के साथ हमें डील करने में। नो डाउट कि हमने मतलब ज़ीरो पैडिंग से उसको एड्रेस करने की कोशिश भी की लेकिन स्टिल उसमें लिमिटेशंस थी। तो अब हमारे पास जो दूसरा था कि सीक्वेंस कंटेन सम मीनिंग, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब हम बोल रहे हैं हेलो माय नेम इज़ अली, तो उसमें एक में इज़ फिर नेम अली, माई, हेलो, अब इस तरह करें तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास अब ये लाइन का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, वो तो क्या हो गया, चेंज हो गया है और उसकी वजह से उसका जो मीनिंग है वो भी बदल गया या उसकी भी समझ नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड होगा उसकी या जो अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं जैसे आई लव पाइथन, तो अब पाइथन से पहले हमें जो लव का वर्ड मिला और आई का लफ्ज़ मिला तो वहाँ से हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि अच्छा इसको मतलब पाइथन अच्छी लगती है ना, जो बंदा ये बात कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो उससे एक तो मतलब मीनिंग उसका बदल जाएगा या उसके कह लें कि जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें हम तक नहीं पहुँचेगी। तो इस वज़ह से हमारे पास क्या होता है जब हम एएनएन में क्योंकि इनपुट एक ही बार जाती है इकट्ठे, तो जो सीक्वेंस के अंदर जो भी इन्फो होती है वो हम तक नहीं पहुँचती और हम लूज़ कर जाते हैं। तो आरएनएन में ये एक हमारे पास कह लें कि फ़ीचर होता है मेमोरी का, तो जिसकी वजह से हमारे पास आरएनएन जो पास्ट की जो बात होती है उसको थोड़ा बहुत याद रखते हैं और उसी की बेस पे नेक्स्ट जो चीज़ है उसको लेके चल रहे होते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो किसी का कोई सवाल इसके मुतालिक? एनीवन? अच्छा बाकी जो है किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
आरएनएन की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम वहाँ पे जो डाटा होता है उसको फॉर्म करते हैं और उसका कोड भी हम करेंगे। आपको पता ही है कि कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन आजकल टेंसरफ्लो वगैरह की वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रही है। तो यहीं पे हम आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।